हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का साजन सीरीज के कंप्यूटर का लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये दूसरा वीडियो है। कल के वीडियो में हमने 26 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा था और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 27 से 27 में भी थोड़ा सा पढ़ा था ये इतना, लेकिन आइए शुरू से फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, ईडूसेट किस प्रकार का कार्यक्रम है स्पष्ट कीजिए, अथवा एजुसेट का परिचय दीजिए। एजुसेट क्या है, इसका उपयोग बताइए। उत्तर, एजुसेट एजुकेशनल सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। एजुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 20 सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। इसे शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। इसे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने में सहायता मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम मिलेगा। इसका दूसरा नाम जीसेट 3 भी है। इसका नाम एजुसेट रखने का मुख्य कारण इसके कार्यकर्ताओं के प्रसारण के लिए इसकी स्थापना अंतरिक्ष में की गई। एजुसेट के निर्माण की घोषणा पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मुरलीधर जोशी ने अपने कार्यकाल में की थी। इस सैटेलाइट की रूपरेखा तथा कार्यप्रणाली को अंतिम स्वरूप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रदान किया था। शैक्षणिक उपग्रह अपने देश में शैक्षिक सूचनाओं को प्रदान करने का एक ऐसा ही प्रभावी उपागम है जिसके द्वारा उपग्रह सेवाओं का विस्तार करके उसके शैक्षिक अनुभव को सुनिश्चित किया जाता है। एजुसेट का उपयोग दूरस्थ शिक्षा को प्रभावी एवं सुगम बनाने हेतु एजुसेट को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 28 है, शिक्षण के उपयोग में आने वाली मुक्त डिजिटल शैक्षिक संस्थान कौन कौन से हैं? उत्तर, मुक्त डिजिटल शैक्षिक स्रोतों के संसाधन निम्नलिखित हैं। पहला है ई बुक्स। ई बुक्स विभिन्न विषयों से संबंधित होती है। ये बुक्स पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर सदैव उपलब्ध रहती हैं। इन पुस्तकों का उपयोग करके छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिगम सामग्री का चयन कर सकता है। इन पुस्तकों की प्रमुख विशेषताएं यह है कि प्रत्येक छात्र को घर बैठे ही विभिन्न शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता हो जाती है। ई बुक्स का प्रयोग विश्व का कोई भी छात्र कर सकता है। वेब पोर्टल के बारे में देखते हैं। यह एक तरह का संबद्ध पेज होता है जिसको विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी सूचना प्राप्ति के लिए वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े लिंक पेजों की जानकारी प्राप्त हो जाती है और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लिंक पेज खोलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें गूगल का वेब पोर्टल देखना है तो सर्वप्रथम हम गूगल टाइप करेंगे। तत्पश्चात स्क्रीन पर वेब पोर्टल प्रस्तुत होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगे। ये विकल्प स्टॉक मूल्य, समाचार, सूचनाओं तथा आंकड़ों, ईमेल आदि से संबंधित होंगे। यदि हमें सूचना संबंधित जानकारी चाहिए तो हम उस आवश्यकता पर क्लिक कर देंगे और जो भी सूचना हमें प्राप्त करनी है उसे डाउनलोड करके प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से अन्य वेबसाइटों के भी वेब पोर्टल प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण याहू और गूगल हैं। यहाँ से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। प्रश्न संख्या 29 है, इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ईमेल एक ऐसी आईसीटी की तकनीकी है जिसकी सहायता से जल्दी ही विद्यालय अपने कार्य संबंधी कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिनटों में भेज सकते हैं, जिससे उसका काम कम समय में हो जाता है। आजकल अमीर लोग अपना ईमेल पता अपनी पत्रावली, लेटर पैड तथा
विजिटिंग कार्ड भी मुद्रित करवा लेते हैं। व्यापारी लोग इस ईमेल का बहुत उपयोग करते हैं। ईमेल का प्रयोग तभी हो पाता है जब अपना पीसी या मॉडेम और अपना दूरभाषा हो। प्रश्न संख्या 30 है, ऑफिस में आईसीटी का उपयोग कहाँ कहाँ है, लिखिए। उत्तर, ऑफिस में आईसीटी का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में करते हैं। पहला, अध्यापक छात्र उपस्थिति में। दूसरा, अध्यापक वेतन रिकॉर्ड बनाने में। तीसरा, नवीन छात्रों की भर्ती का रिकॉर्ड बनाने में। चौथा, पेंशन रिकॉर्ड बनाने में। पांचवा, विद्यालय के खर्चों का रिकॉर्ड बनाने में। छठवां, टीसी का रिकॉर्ड बनाने में। ये सारे उपयोग हैं आईसीटी के। प्रश्न संख्या 31 है, कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? उत्तर, कंप्यूटर नेटवर्क के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला है आंकड़ों का परस्पर आदान प्रदान करना। दूसरा, विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ना। तीसरा, एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे कंप्यूटर को काम सौंपना। चौथा, सहकारी प्रक्रियाओं के लिए दो अथवा दो से अधिक कंप्यूटरों द्वारा सम्मिलित रूप से समस्त संसाधनों का परस्पर उपयोग करना। पांचवा, विभिन्न कंप्यूटर से जुड़े यंत्रों युक्तियों का परस्पर संबद्धता के माध्यम से पूर्ण उपयोग करना। छठवां, कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा शाखा या विभागीय नेटवर्क को एकीकृत कर संचालित करना। सातवां, विभिन्न कंप्यूटरों पर स्थित सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों को नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर द्वारा प्राप्त करना अथवा क्रियान्वयन करना। सातवां है किसी एक कंप्यूटर द्वारा संबंधित आंकड़ों से प्राप्त परिणामों को दूसरे कंप्यूटर को भेजना। प्रश्न संख्या 32 है, टेलीविजन में कौन कौन से शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, लिखिए। उत्तर, जब दूरदर्शन शिक्षा संबंधी सूचनाओं का प्रसार करता है और शैक्षिक समस्याओं का समाधान करता है तो उसे शैक्षिक दूरदर्शन कहा जाता है। जैसे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आदि। दूरदर्शन से शिक्षा संबंधी निम्नलिखित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। पहला है पारिवारिक कार्यक्रम। दूसरा है किशोरों की सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम। तीसरा, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित कार्यक्रम। चौथा है सामान्य ज्ञान से संबंधित कार्यक्रम। पांचवा है भारतीय इतिहास से संबंधित कार्यक्रम। छठवां, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। सातवां, किसानों की समस्याओं से संबंधित कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 33 है, 2018 में पूछा हुआ भी है। ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। उत्तर, ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला, किसी भी ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने से पूर्व छात्र को ऑनलाइन परीक्षा का अध्ययन विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के द्वारा प्राप्त होने पर उसको उस परीक्षा देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वो ऑनलाइन परीक्षा संबंधित समस्त गतिविधियों से परिचित हो जाता है। दूसरा, विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों के द्वारा छात्र ऑनलाइन परीक्षा अभ्यास भी कर सकता है। विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रश्न पत्रों को ऑनलाइन हल करने पर उसको इतना अभ्यास हो जाता है कि वह मुख्य परीक्षा में कोई कठिनाई अनुभव नहीं करता। तीसरा है, ऑनलाइन परीक्षा के द्वारा छात्रों को वर्तमान समय में तकनीकी एवं कंप्यूटर का ज्ञान होता है, जो कि वर्तमान समय में प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी माना जाता है। अतः ऑनलाइन परीक्षा वर्तमान समय की मांग है। चौथा है, ऑनलाइन परीक्षा दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य करती है। इसमें दूर क्षेत्रों में फैले हुए छात्र कंप्यूटरों के द्वारा अपनी अपनी परीक्षा दे सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्रों में शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया एवं परीक्षा दोनों ही ऑनलाइन संपन्न होती है। पांचवा, ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्न आउट होने की समस्या बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक ही समय में कोड का उपयोग कर खोला जाता है। इससे ऑनलाइन परीक्षा में पारदर्शिता एवं स्पष्टता बनी रहती है। आज प्रत्येक बैंक की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण की जाती है।
बैंक की भी हो गई, एसएससी की भी हो गई, सीजीएल की हो गई, बहुत सारी परीक्षाएं जितने एसएससी जीडी की जितनी भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं सब ऑनलाइन हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 34 है, डिजिटल प्रोजेक्टर के विकास के शैक्षिक परिदृश्य, आवश्यकता आवश्यकता पर महत्व बताइए, अथवा डिजिटल प्रोजेक्टर विकास की आवश्यकता एवं महत्व को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल प्रोजेक्ट विकास के शैक्षिक परिदृश्य से हमारा अभिप्राय ऐसे सॉफ्टवेयरों के अनुप्रयोग संबंधी ज्ञान से है जिन्हें छात्रों द्वारा शैक्षिक प्रोजेक्टों को पूरा करने में मदद मिलती है। ऐसे प्रोजेक्टों को कम लागत तथा कम समय में सफलता के साथ सर्वोत्तम रूप प्रदान किया जा सकता है। जैसे एक छात्र को सोलर सिस्टम पर प्रोजेक्ट मिलती है, जो छात्र उस प्रोजेक्ट का प्रारूप कंप्यूटर पर तैयार कर लेता है तथा किसी ग्रह को किसी रंग को दर्शाना है तथा उसका परिभ्रमण मार्ग किस प्रकार प्रदर्शित करना है, इस प्रोजेक्ट को वह कंप्यूटर के द्वारा बनाकर शिक्षक एवं छात्रों के समक्ष सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत कर सकता है, जबकि इसको चार्ट पर बनाने पर उसको अधिक समय एवं धन व्यय होगा। इस डिजिटल प्रोजेक्ट तैयार करने में उसे विकसित करने से जुड़े तथ्यों का ज्ञान एवं कुशल शिक्षक एवं छात्र दोनों को ही होना चाहिए। आज उच्च स्तरीय विद्यालयों में कंप्यूटर के द्वारा प्रोजेक्ट बनाने का छात्रों को दिया जाता है। डिजिटल प्रोजेक्ट की आवश्यकता एवं महत्व। पहला है, डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्रोजेक्ट संबंधी सॉफ्टवेयरों का ज्ञान हो जाता है। सर्वोत्तम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सर्वोत्तम प्रोजेक्ट का विकास करते हैं। दूसरा, डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा छात्रों को प्रोजेक्ट में परिवर्तन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, क्योंकि छात्र कंप्यूटर में लोड सॉफ्टवेयर की सहायता से रूप, रंग एवं आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। इससे धन और श्रम की बचत होती है। डिजिटल प्रोजेक्टर इस वजह से ही मित व्ययी माना जाता है। तीसरा है, डिजिटल प्रोजेक्ट के द्वारा समय की बचत होती है। चौथा, डिजिटल प्रोजेक्ट वास्तविक रूप से आकर्षक एवं प्रभावी होता है, क्योंकि उसमें इंटरनेट के द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्रों एवं वास्तविक गतिविधियों को डाउनलोड करके प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता है। इसमें छात्र प्रोजेक्ट में अपनी इच्छानुसार तब तक फेरबदल कर सकता है जब तक उसको आकर्षित रूप प्रदान न कर सके। पांचवा है, डिजिटल प्रोजेक्ट के प्रयोग का प्रमुख महत्व छात्रों को कंप्यूटर संबंधी उपयोग एवं इंटरनेट का उपयोग के विषय में जानकारी प्रदान करना, जिससे छात्र नवीन तकनीकों एवं विज्ञान संबंधी तथ्यों को सरलता से समझ सके। प्रश्न संख्या 35 है, शिकायत पोर्टल पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल सेवा से तात्पर्य ऐसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था जहां ऐसी वेबसाइट निर्माण की व्यवस्था हो जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत भेजकर समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। इसी क्रम में विद्यालयी प्रशासन में भी इस प्रकार की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत यदि कोई विद्यालय समाज या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को चला रहा है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। इसी संदर्भ में वेब पोर्टल के माध्यम से सरकारी संस्थाओं को भी शिकायत की जा सकती है। आज विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता सेवा संबंधी संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन समस्या समाधान का कार्य कर रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा है। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 36 है, ये 2018 और 19 में दोनों में पूछा है लगातार। प्रश्न संख्या 36, CD रोम से आपका क्या आशय है। उत्तर, यह कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का तकनीकी नाम है। यह एक ड्राइव होती है जिसमें डेटा लिख सकते हैं और पहले से लिखा डेटा पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, प्रश्न संख्या 37 जो है ये भी 2018 में पूछा हुआ है। यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटल
डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए। उत्तर, यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता। पहला है, यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से डिजिटलाइजेशन से शैक्षिक सुविधा हेतु बजट बनाने का कार्य आसानी से किया जा सकता है। यूनिफॉर्म विवरण में कुल कितनी धनराशि लगेगी, इसका ज्ञान आसानी से किया जा सकता है। दूसरा है, यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से विद्यालय प्रशासन तथा अभिभावकों के मन में अपनी शंकाओं का समाधान प्रभावी रूप से किया जा सकता है। तीसरा है, जातिगत एवं आरक्षित श्रेणी के छात्रों के साथ विवरण में हेराफेरी नहीं की जा सकती है। चौथा है, ऐसी तकनीकी से अभिभावक को इस विषय का ज्ञान हो जाता है कि यूनिफॉर्म पर विद्यालय प्रशासन द्वारा कितना धन दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 38 है, इंटरनेट के कार्यों को संक्षिप्त में समझाइए। इंटरनेट के तो बहुत सारे काम हैं, इसमें कुछ देख लेते हैं। इंटरनेट के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, विश्व के नवीनतम समाचार शीघ्र प्रदान करना। दूसरा है, संक्षिप्त बिंदु महत्वपूर्ण नोट्स को आदान प्रदान करना। तीसरा है, व्यापारिक समझौते करना। चौथा, आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर फाइल्स का स्थानांतरण। पांचवा, समान रुचि वाले लोगों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना। प्रश्न संख्या 39 है, इंटरनेट कॉलिंग क्या है? उत्तर, वर्तमान समय में इंटरनेट के द्वारा जहां समस्त कार्य हो रहे हैं वहीं इसके माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त खर्च के बातचीत भी की जा सकती है। इंटरनेट एवं कंप्यूटर द्वारा जब एक शहर से दूसरे शहर में या देश विदेशों में व्यक्तियों द्वारा वार्तालाप की जाती है तो इसे इंटरनेट कॉलिंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, एजुसेट के कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, एजुसेट के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, एजुसेट उपग्रह के माध्यम से प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जा सकता है क्योंकि शिक्षण में नई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, एजुसेट के माध्यम से आधुनिक समय में शैक्षिक प्रगति को अभूतपूर्व प्रगति मिली है क्योंकि इसके माध्यम से सभी कठिन स्थानों पर कंप्यूटर के माध्यम से महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों को देखा जा सकता है। तीसरा से देखते हैं, एजुसेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विदेशी तकनीकों का ज्ञान प्रबंध का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को दिया जाता है। चौथा, एजुसेट का उपयोग दूरस्थ शिक्षा में प्रमुखता के साथ किया जा सकता है। इससे घर बैठकर ही विद्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। पांचवा, एजुसेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को देखने की तकनीकी का ज्ञान संभव होता है क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए तकनीकी ज्ञान अति आवश्यक है। छठवां है, एजुसेट के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जो विद्यार्थी चिकित्सा सेवा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सातवां है, माध्यमिक शिक्षा में इसका उपयोग सरलता से किया जा सकता है तथा छात्रों को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान कराया जाता है। पॉइंट संख्या 8 है, इसके माध्यम से शैक्षिक विशेषज्ञों से संबंधित विशेषज्ञों के विचारों का लाभ प्राप्त कराया जाता है। पॉइंट संख्या 9, एजुसेट के माध्यम से छात्रों को अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है क्योंकि शैक्षिक व्यवहार में बहुत सी समस्याएं एक जैसी होती हैं। प्रश्न संख्या 41 है, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए। उत्तर, मल्टीमीडिया किसी बात या सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। उत्तर, इसका देखते हैं ये क्या है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, पहला है ग्राफिक एक्सेलेटर कार्ड, दूसरा CD रोम ड्राइव, तीसरा माइक्रोफोन तथा कैमरा, चौथा साउंड कार्ड,
पांचवा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया के तत्व, पहला है शब्द, चित्र, चलचित्र, एनिमेशन। प्रश्न संख्या 42 है, प्रसार भारती द्वारा ज्ञान विकास के लिए प्रदान किए जाने वाली सेवाओं को बताइए। अथवा प्रसार भारती की शैक्षिक सेवाओं को स्पष्ट कीजिए। ये 2022 में पूछा है, ये ऊपर वाला 2019 में पूछा है। इसका उत्तर है, प्रसार भारती का मुख्य रूप से अपने कार्य का प्रारंभ 23 नवंबर 1997 से किया जा रहा है, इसलिए इसका स्थापना दिवस भी 23 नवंबर 1997 को ही माना जाता है। इस संस्था के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान एवं राष्ट्रीय एकता आदि के क्षेत्र में प्रमुख कार्य किए जाते हैं। प्रसार भारती सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसकी स्थापना संसद में पारित एक अधिनियम के आधार पर की गई है। इस संस्था में दूरदर्शन तथा रेडियो की गतिविधियों के द्वारा राष्ट्रोपयोगी बनाने वाली शैक्षिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रसार भारती की तरह ही रेडियो एवं दूरदर्शन के प्रत्येक कार्यक्रमों को उद्देश्यनिष्ठ बनाया गया है। आज दूरदर्शन एवं रेडियो पर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक रूप से हो रहा है। इसका लाभ वर्तमान में देश का प्रत्येक नागरिक उठा रहा है। दूरदर्शन एवं रेडियो की प्रत्येक सेवा का लाभ प्रत्येक नागरिक के लिए नहीं होता। इसमें कुछ सेवाएं शिक्षा जगत से संबंधित होती हैं। बच्चों के लिए रेडियो एवं दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जो उनको शिक्षा प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवाएं उपलब्ध नहीं होती या जो बालक आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि वे दूरदर्शन की सेवाएं प्राप्त कर सकें, उनके लिए प्रसार प्रणाली रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित कर रही है, जिन्हें विद्यालयों में सुनाया जाता है या छात्र घर बैठकर उनसे विभिन्न प्रकार के कौशल एवं विषय संबंधित तथ्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधित शैक्षिक सेवाएं निम्नवत हैं। ए है रेडियो सेवा, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन। बी है दूरदर्शन सेवा, दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। प्रश्न संख्या 43 है, meritnation.com से आप क्या समझते हैं? उत्तर, meritnation.com एक साइट है। इस साइट में एनिमेशन वीडियोज हैं और साथ ही सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का उपयोग बताइए। इसका उत्तर है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर सिडनी एल प्रेसी को है। बीएफ स्किनर को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का जनक कहा जाता है। विलियम्स के अनुसार अभिक्रमित अधिगम अनुभव का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपन अभिक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। उपयोग अब इसका क्या क्या है? पहला उपयोग है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का प्रयोग सीखने सिखाने के क्रिया के लिए आवश्यक है। दूसरा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का प्रयोग विशिष्ट बालकों के शिक्षा के लिए किया जाता है। तीसरा, इसका प्रयोग पत्राचार शिक्षा हेतु किया जाता है। चौथा है, इसका प्रयोग प्रौढ़ शिक्षा हेतु भी किया जाता है। तो ये आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और कल इसका लास्ट क्लास होगा। कल कंप्यूटर के लघु त्रिक प्रश्न यानी साजन सीरीज खत्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो आपको वीडियो ठीक लगा
तो आप इसको लाइक कीजिए, और आप जो भी दोस्त आपके 3rd सेमेस्टर में हैं, BTC DLED कर रहे हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। और जो आप पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।